नमस्कार। आप खुद पर कब से नहीं हंसे होंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कई बार जब हमें खुद पे हंसना पड़ता है, और अक्सर ये हंसी तब आती है जब हमें लगता है कि हमने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किए हों। तो आज उसी पे कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों मित्रों को भी थोड़ा सा शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारी चर्चा में, हमारी बातचीत में शामिल हो सकें। तो आज बात करते हैं कि हम कब से अपने खुद पर नहीं हंसे होंगे, और यदि नहीं हंसे होंगे तो आज उसका कारण मैं आपको देता हूं। आप सोचिए, और रोज़ सोचिए। अगर दिन में समय ना मिले तो रात को सोते समय सोचिए, आपको खुद पे हंसी आएगी। और यदि नहीं आई तो इसका मतलब आपके भीतर जो है सही गलत चुनने की, सही गलत सोचने की वो क्षमता समाप्त हो चुकी है, और आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ 10 साल पहले, 2010 के बाद एक स्थिति शुरू हुई। धीरे 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 एक माहौल बना, जिसमें कई सारी पार्टियां थी, कई सारे गैर राजनीतिक लोग भी थे, और उनका एक ही मुद्दा आया सामने कि किसी भी प्रकार से उस सरकार को, जो उस समय सत्ता में थी, उसको उखाड़ फेंकना है। और उस सत्ता में बैठे लोगों ने देश बर्बाद कर दिया है। सामने आए अन्ना, सामने आए रामदेव, पीछे रहा आरएसएस। उसने कई तरह की प्रयोग किए, जिसे आरएनडी भी बोलते हैं, आरएनडी की। एक आरएनडी उसने ये भी की कि किसी प्रकार से अगर मान लिया हमारे यहाँ से कोई नेता नहीं निकल पाए, क्योंकि उस समय मोदी जी को उस समय सामने नहीं लाया गया था, वो 2012 के बाद आए पिक्चर में। और उनका उद्देश्य शायद ये रहा होगा आरएसएस का पीछे से कि पहले रामदेव को आगे लाया जाए, क्योंकि आप को शायद याद होगा कि बाबा रामदेव ने एक भारत स्वाभिमान पार्टी बनाने का एक निर्णय ले लिया था, और उस पार्टी को बना भी लिया था। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तहत उसके नाम पर चंदा भी लिया जा चुका था, शुरुआत हो चुकी थी। और एक इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा था कि यदि कोई राजनीतिक दल या कोई बीजेपी का कोई नेता इस प्रकार से नहीं उभरेगा कि जो सत्ता में बैठ सके, तो रामदेव जी को आगे ला करके और एक जो एक हिंदुत्व वोट का ध्रुवीकरण करके उनकी पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। बाबा रामदेव ने उसमें किया भी था कि हम 300 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, देश को नया एक सिस्टम देंगे, बिल्कुल हिंदुत्व परिकल्पना के आधार पर देंगे। उसके बाद अचानक बीच में अन्ना हजारे की एंट्री हुई। अन्ना हजारे को किसी भी इस प्रकार से नहीं लाया गया था कि वो बाद में उनका राजनीतिक उनको स्थापित किया जाए, लेकिन उनको लाने का एकमात्र उद्देश्य शायद ये रहा होगा कि उनको किसी प्रकार से जो आगे राजनीति हो उसको मदद मिल सके और उसके अनुकूल एक माहौल बन सके। आपको याद हो, आप पुराने वीडियो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तब आपको खुद पे हंसी आनी शुरू होगी। उसमें कहा गया था, बाबा रामदेव कई बार बोलते थे कि 4 लाख करोड़ रुपया जो है विदेशी बैंक में, स्विस बैंक में जमा है। किसी रैली में उन्होंने कागज़ उठा करके बोला अपने डेस्क पे, जो जब स्पीच देते हैं सामने जो डेस्क लगा होता है उसके ऊपर कागज़ रखे हुए, देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है और 20,000 करोड़ रुपया जो है विदेशी बैंक में जमा है। तो आपको सोच करके ऐसा लगा, आपने कभी सोचा नहीं कि कभी 4 लाख करोड़ बताया जा रहा है, कभी 20,000 करोड़ बताया जा रहा है, वास्तव में है क्या, कितना है। और अब तो इनके पास पेपर भी है। आप कितना उत्तेजित हुए होंगे उस समय, कितनी आपके अंदर जोश भरा होगा कि अरे ये तो सरकार अगर चली जाए और दूसरी नई सरकार आ जाएगी तो कितना पैसा हमारे देश में आ जाएगा, किस प्रकार से पैसा आएगा। आपको आज वो पुरानी वीडियो देखिए, तब आपको बहुत हंसी आएगी। आपको याद होगा कि जब बाबा रामदेव ने एक आपकी अदालत कार्यक्रम में वो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और बहुत सारी सोशल मीडिया पे वो घूम भी रहा है, जिसमें उन्होंने बच्चों को बुलाया गया था और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, आपको 30-35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल चाहिए या 60-70 रुपये। तो बच्चों ने बोला कि नहीं 30-35। उन्होंने कहा होगा, मोदी जी आएंगे तो ये सब होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार ने ही सब महंगाई की हुई है।
आप उस वीडियो को देखिए, आपको खुद पे शर्म आए, खुद पर हंसी आएगी। उसके बाद आपको बताया गया है कि 15-15 लाख रुपए यूं ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये शब्द ही उस समय मोदी जी ने बोले थे कि 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आपके खाते में आ जाएंगे। आपको लगा वास्तव में विदेश से पैसा आएगा और उसका डिवाइड होगा, और वो डिवाइडेशन होने के बाद वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कभी आपने सोचा हो कि जब कभी कभी कहीं तहखाने में किसी खुदाई में कोई पैसा मिलता है तो क्या उसका हिस्सा बंटता है? ये तो विदेश से पैसा आएगा, जो काला धन आएगा, तो आपके हिस्से में कैसे आ सकता है, आपके खाते में कैसे आएगा? सरकार के खाते में जाएगा। कभी सोचा नहीं आपने। दूसरी पार्टियां आज भले ही बोलती हैं, और वो जब बोलती हैं तो वो आप उसको आज भी मजाक में ले जाते हैं कि नहीं ऐसी तो उस समय बोल दिया, मोदी जी ने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उस समय आपने इन सब बातों को सुन करके ही वोट दिया था। इसको आप अच्छे से सोचिए और महसूस किए, हंसते हुए महसूस कीजिए कि वास्तव में आप उस समय कितने उत्तेजित हुए और किस प्रकार से आपको बरगलाया गया। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एक आई थी कि देश के अंदर 700 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, और मुझे लगता है कि अब कितने स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे आप कभी सोचते होंगे या नहीं सोचा होगा, तो आप सोचिए दोबारा से, आपको उस पर भी हंसी आएगी। आप सोचिए कि मोदी जी जब पहली बार बजट आया और उसमें ये हुआ कि सभी सांसद एक एक गांव गोद लेंगे और उसको 1 साल के अंदर डेवलप करके देंगे, यानी कि उसको विकसित कर देंगे। आपको बताएं तो हमारे सभी सांसद, लगभग 500 के लगभग सांसद हुए, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो अगर सभी सांसद एक एक गांव को गोद लेते तो आज कम से कम मैं समझता हूं कि 500 गांव बहुत अच्छे से विकसित हो चुके होते, और वो 1 साल में होने थे। यानी कि 5 साल में होने का मतलब कितना हुआ? 2500 गांव। 6वां साल चल रहा होता तो 3000 गांव। तो हम छोड़ दीजिए, अगर उस पर हम इतनी एक्यूरेसी पे ना जाएं, इतनी डीप ना जाएं, गहराई में ना जाएं, हम ये माने कि अगर हमारे 1000 गांव भी अब तक विकसित हो चुके होंगे, जहाँ पर वो सब सुविधाएं, उन स्मार्ट सिटी का मतलब होता है या उनको डेवलप गांव का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं मिलना जो शहरों में मिलती हैं, उनसे संबंधित लगभग सभी सुविधाएं। तो अभी तक कम से कम अगर हम 1000 गाँव का भी नाम ले लें तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा गाँव है, मेरे आसपास तो कोई नज़र नहीं आया। तो उसको ये सब बातें जब सोचेंगे तो आपको इस पर भी हंसी आएगी, और नहीं आएगी तो आप समझिए कि आपको ये सोचना, आपके अंदर की ये क्षमता समाप्त हो चुकी है कि आपके भीतर जो सही गलत सोचने का, कि आपको किस प्रकार से मूर्ख बनाया गया है, किस प्रकार से आपको गुमराह किया गया है, किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मानसिक रूप से आप गुलाम हो चुके हैं। और गुलामी की एक तरीका है, गुलामी का तरीका ये है कि जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि फेयर एंड लवली जो क्रीम है, छोटी सी क्रीम है, उसका जब विज्ञापन तैयार होता है तो एक सुंदर सी लड़की उसमें दिखाई जाती है जो पहले से गोरी होती है। उसको मेकअप करके काला बनाया जाता है, फिर काला बना करके उसके ऊपर उसको फेयर एंड लवली लगाई जाती है, और 6 हफ्ते में उसको गोरा बनाया जाता है, और उसको एक स्टेप में दिखाया जाता है कि 6 हफ्तों में गोरा बनाए। बचपन से हम उस विज्ञापन को देख रहे हैं, और हमें आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारे आसपास जो काला व्यक्ति हो जिसने फेयर एंड लवली लगाई हो और गोरा हो गया हो। तो आपको उस पर हंसी आती होगी आज उसको, हाँ ठीक है क्रीम है, थोड़े समय के लिए कोई आपके ऊपर वो किसी प्रकार का प्रभाव डालती होगी, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए डाल दे या रात को लगाए और सुबह भी आपको उसका प्रभाव मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और उसी प्रकार की पब्लिसिटी का जिस मानसिकता से वो क्रीम बिकती है, उसी का मानसिकता से आपको सपने बेचे गए, और सपने बेच करके आपसे सत्ता छीन ली गई। आप सोते रहे, आपको सुला दिया गया कि आप सपने देखते रहो, आप जगिए मत, क्योंकि ये सरकार चुनावी सरकार है, इसको चुनाव लड़ने का शौक़ है। नई जब भी कोई बात आती है तो चुनाव पर कहीं ना कहीं घुमा करके ले आते हैं। तो अभी जैसे बात आएगी पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो ये सब बातें आपको ला करके बिल्कुल अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन अच्छी बातें वो होती हैं जो कई बार किताबी ज्ञान के अनुसार बहुत अच्छी होती हैं।
जैसे मार्केटिंग में एक बात सिखाई जाती है कि आप जो 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 चीज़ें सॉरी मार्केटिंग के उसमें सिखाई जाती है, उसमें मार्केट में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि सामने वाले का अगर मान लिया मूड ख़राब है तो आप कैसे बात करेंगे। अगर माना आपकी बात सुन करके कोई सामने वाला भड़क गया तो आप उसको कैसे कूल करेंगे, ये बात उसमें नहीं सिखाई जाती। ये आपको खुद से सीखनी होती है और ये व्यवहारिकता में आती है। जब आप लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे, आप उनसे व्यवहार बनाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे कि आपको लोगों से व्यवहार कैसा बनाना है। कोई आपसे भड़क जाए, नाराज़ हो जाए तो आपको कैसे उसको खुश करना है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से एक ज़मीनी स्तर पर आने के बाद ही समझ में आती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आपको सपने बेचे, आपने सपने खरीदे और आप सो गए, और सरकार में बैठे लोग सत्ता के मज़े ले रहे हैं, जगे हुए हैं और आपके ऊपर हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे से हंसते होंगे, देखो कितना अच्छे से हमने उल्लू बनाया है और हम उल्लू बना रहे हैं। और ये भी चीज़ें हैं कि आगे भी उल्लू बनाते जा रहे हैं, तो वो आप फिर भी उल्लू बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। अब आप ये भी बोलते होंगे कि दूसरा विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष नहीं होगा, लोकतंत्र में विपक्ष आप ही होते हैं, क्योंकि सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करना, जनता का काम होता है सरकार की स्थापना करवाना। आपके पास विकल्प होता है दूसरी पार्टी। आपको आज यही सबसे बड़ी चीज़ है इस लोकतंत्र में। आप सब तरीके से देखेंगे तो सत्ता का जो विपक्ष होता है वो जनता होती है, और वर्तमान में बैठी हुई सत्ता और उससे जुड़ी हुई पार्टी क्या बात करती है, विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कमज़ोर है यानी कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्टली और सीधे सीधे बल्कि कहें तो वो आपको इंगित कर रही है कि आप लोग कमज़ोर हैं। आपके पास विकल्प है, विकल्प, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कौन सा कमज़ोर है? आम जनता कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर है? वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, वो मानसिक स्थिति से कमज़ोर है, जो सोच नहीं पा रही है। आप लोग समस्याएं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहाँ जाएं, तो विकल्प है आपके पास, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सोचने की जो कल्पनाएं थी, वो सब आपकी कहीं ना कहीं कैद कर दी गई हैं। टीवी के अनुसार कैद कर दी गई हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कैद कर दी गई हैं, आपके अखबारों से आपको कैद कर लिया गया है, और आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे भर दी गई हैं कि आप सोइए, हिंदू मुस्लिम में रहिए, आप दूसरी पार्टियों को निकम्मा समझिए, उनके नेताओं को निकम्मा समझिए। जो लोग आपको अभी तक अच्छी अच्छी ग्रेजुएटी दे रहे थे, अच्छे अच्छे आपको लोन दिलवा रहे थे, जो जो आपको सुविधाएं जो पार्टियों के नेता पहले से दिलवाते आ रहे थे, जो पहले से सड़कें बनती आ रही थी, जो पहले से पॉलिसी बनती आ रही थी, जो नेता वो लोग पॉलिसी बना रहे थे, उन सबको आपके दिमाग में ये बैठा दिया गया, वो बेवकूफ़ हैं और आपने उनकी बात मान ली है। अब आप सोचिए और ये समझिए कि जो नेता इतने दिनों से आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देने का काम कर रहे थे, अच्छी ज़िंदगी दिलवा रहे थे, आपने उनको बेवकूफ़ समझ लिया, तो आप कितने अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। आप खुद पे हंसिए और हंसने के बाद ये समझ लीजिए कि आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। आप कितना हंसने का मौका खुद को देंगे, कितना हंसने का मौका आप अपने बच्चों को देंगे, और किस प्रकार से आप अपनी हंसी को रोक करके आप ये सोचने का काम करेंगे कि वास्तव में अब मुझे वो काम करना है कि मुझे खुद पर हंसी ना आए और मेरे बच्चे कल मुझ पे ना हंसें। तो ये सब चीज़ें अब आपको सोचनी होंगी, और सोचेंगे तो फिर आपको ये एक बार फिर आपके हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए कि अब मुझे समझदार बनना है और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। समझदारी के साथ मुझे साथ में समाज के लोगों को आगे लेकर के जाना है, और समाज के जब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने पहले क्या गलतियाँ की है, ठग कैसे ठगते हैं आपको, कैसे आपको गुमराह किया जाता है, कैसे आपको कितनी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातों में घुमाया जाता है। और जब आप खुद पर बैठें कभी तो खुद पर हंसने का काम करें, मनन करें, आगे भी हर चीज़ों पर मनन करें, खाली राजनीतिक बातों पर नहीं। आपके ऑफिसों में, कार्यालयों में कहाँ कहाँ आपको गुमराह किया जाता है, कैसे गुमराह करके आपको कोई गलत सामान दुकानदार बेच देता है। कई बार आपको समझ में आता होगा कि अरे ये तो फिटिंग में देख रहा था, तो वहाँ पर वो उसने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल फिटिंग ठीक है, और आप घर आए तो मालूम पड़ा कि वो गलत है। आपको बता दिया गया इसका रंग बड़ा अच्छा रहेगा, कच्चा नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ा आपने जैसी पहली बार धोया उसका रंग कच्चा निकल गया। ये कदम कदम पर गुमराह करने का काम बहुत सारे लोग आपको करते हैं, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब गुमराह करने का काम एक साथ किया जाता है तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति का या क्षणिक नुकसान नहीं होता, छोटे स्तर पर नुकसान नहीं होता, बड़े स्तर पर नुकसान होता है। आपको उस गुमराह होने से बचना है। आपको याद रखना है कि आपसे स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। आपको याद रखना है कि आपसे 35 रुपये 40 रुपये लीटर तेल डीजल का इसकी बात हुई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी ने 20,000 करोड़, किसी ने 4 लाख करोड़ विदेश से लाने की आपसे बात कही थी। आपको ये भी याद रखना है कि
15 से 20 लाख रुपए यूं ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर स्विस बैंक से पैसा आ गया तो वो क्यों नहीं आए, वो भी आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि कैसे ये बात बताई गई थी कि सरकार बदल जाएगी तो सब्जियां भी सस्ती हो जाएंगी, दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएगी और जो सामान है वो भी सस्ता होगा। तो आपको ये लेकिन नहीं हुआ, ये भी याद आपको रखना है। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, सब्जी आज की तारीख में महंगी मिल रही है। कभी कभी चलो ये होता है कि 1-2 महीने के लिए किसी सामान के रेट बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ तो 6-6 महीने से रेट बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि वो डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं आपको ये भी याद रखना है कि व्यापार नीचे जा रहा है। आपको ये भी याद रखना है, किसी ने आपसे कहा था कि अगर मैं 50 दिन में इसका नोटबंदी का अगर पॉजिटिव असर नहीं आएगा तो आप जिस चौराहे पे कहेंगे मैं उस चौराहे पर आऊँगा और आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो सज़ा दीजिए। आपको ये भी याद सोच करके हंसी आनी चाहिए कि आपने जिसने आपसे वादा किया था आपने उसको माफ़ करके फिर दोबारा से उसको वोट दिया। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक एक गाँव को ये बात आई थी कि आपने गोद लेकर के उसको विकसित बनाएंगे और जब वो विकसित नहीं बनाया गया तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो भी आपको खुद पर हंसी आनी चाहिए कि हम उसके बावजूद भी बेवकूफ़ बने और हमने वहीं पर वोट दिया जिन्होंने हमसे झूठे वादे किए थे। तो सोचिए, को हो सकता है कुछ बातें मैं नहीं कह पाया हूँ, कुछ भूल गया हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी बातें याद करनी होंगी। खुद से भी याद कीजिए क्या क्या आपको प्रलोभन दिया गया था। बहुत बड़ा प्रलोभन तो आपको एक ऐसा दिया गया था कि लोकपाल आएगा और लोकपाल आने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे भगवान राम के राज्य में सब कुछ सत्य होता था, सब कुछ साफ सुथरी बातें होती थी और आपके राम राज्य आ जाएगा। एक एक विभाग में भी अगर कोई गलती से भी रिश्वत मांग लेगा तो वो जेल चला जाएगा। आपको ऐसा सपना दिखाया गया था। आज स्थिति ये हो गई है कि पहले से डबल ट्रिपल रिश्वतें ऑफिसों में ली जा रही है, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे हैं। दुकान जो विभाग है सरकारी, अब वो खुल करके एक तरह से दुकान बन गए हैं, अधिकारियों के लिए दुकान बन गए हैं और सत्ता में बैठे हुए जो नेता हैं उनके लिए उगाही का माध्यम बन गए हैं। तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा और अगर आप नहीं जाते हैं किसी कार्यालय में तो जाना शुरू कीजिए। देखिए आपको हंसी आएगी, शायद पहले भ्रष्टाचार कम होता था, वहाँ के क्लर्क भी बता देंगे कि पहले उगाही कम होती थी। सत्ता में बैठे लोग पहले नहीं लेते थे इतना जितना आज की तारीख में ले रहे हैं। आज की तारीख में उससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। उनको 2-2 3-3 लोगों को उनको रिश्वत देनी पड़ती है। जो ऊपर जो पैसा जाता है वो 3-3 4-4 जगह पर अलग अलग संगठनों को, अधिकारियों को, अपने उच्च अधिकारियों को अलग। तो इस प्रकार से वो उगाही हो रही है। कैसे कैसे होती है वो सब चीज़ें जानकारी कीजिए, जागें, उठें और उसके बाद अगर पहले सोचें, आपको लगे कि आपको गुमराह किया गया तो खुद पर हंसें और हंसने के बाद फिर गंभीर हो जाएं, गंभीर होने के बाद सोचें और फिर आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात ये सब समझ में आई होगी, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक भी जरूर कर देंगे, शेयर भी जरूर कर देंगे। धन्यवाद।